Dear students, in this video we will start another sonnet by William Shakespeare, that is sonnet number 1. इस वीडियो सीरीज़ में हम विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक और सोनेट नंबर 1 के नाम से जिसे जाना जाता है इसको डिस्कस करेंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो अ टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट, एन इंग्लिश सोनेट. जैसा कि आपको पता है, मैं अपने जो आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन माय अदर सोनेट सीरीज ऑन विलियम शेक्सपियर. मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर चुकी हूँ, व्हाट इज़ शेक्सपियरियन सोनेट एंड why it is also called English sonnet, and what is the stanza pattern of this type of sonnet. So I shall not be repeating it here. I hope आप ने जो मेरे अदर सोनेट सीरीज़ हैं उनको भी सुन चुके होंगे. सो यू मस्ट बी नोइंग दिस ऑलरेडी. तो ये जो सोनेट है, सोनेट नंबर 1, दिस इज़ ऑल्सो एन इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट जैसा कि कहा जाता है. इट हैज़ 3 क्वार्ट्रेन्स एंड 1 कपलेट. इट्स राइम स्कीम इज ऑल्सो द सेम, ए बी सी डी ई एफ जी जी. And it is also written in iambic pentameter like the other sonnets of Shakespeare. तो लगभग वही स्टैंजा पैटर्न और मीटर यूज़ किया है शेक्सपियर ने इस पोएम में, इस सोनेट में भी. और इस सोनेट को मैं भी उसी तरह 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में हम इस फर्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द फर्स्ट stanza, the first quatrain of the poem, and in the second part I will discuss the second stanza or the second quatrain, and in the last part, in the third part, I will discuss third stanza, that is third quatrain, and the final couplet of this poem. तो इस तरह 3 भागों में मैंने ये सोनेट डिवाइड किया है, और आप तीनों पार्ट सुनेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सोनेट समझ आ जाएगा. लेट अस बिगिन दिस पोएम. आई विल रीड आउट. फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर increase, that thereby beauty's rose might never die, but as the riper should by time disease, his tender air might bear his memory. तो इस सोनेट में शेक्सपियर इज टॉकिंग टू अ यंग मैन और अ यूथ, एंड एक किसी युवा व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं, एंड ही इज challenging that person, that youth, for his lack of desire to reproduce or procreate an heir. इस कविता में शेक्सपियर जो हैं वो एक ऐसे युवा, एक यूथ से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहता. और देर आर मैनी यूथ हु वुड नॉट लाइक टू डू सो फॉर देयर पर्सनल रीजंस. उनके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं. तो बट शेक्सपियर हियर इज चैलेंजिंग दैट यंग मैन, और उसके लिए उनको वो बहुत काफ़ी लॉजिकल रीजंस भी दे रहे हैं. तो लेट अस सी. जो फर्स्ट लाइन है, he is saying, Shakespeare is saying, from fairest creatures we desire. अब we जो है यहाँ शेक्सपियर के लिए आया है. आप इसको यहाँ अगर शेक्सपियर लिख लेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें. we means शेक्सपियर, desire means I desire, Shakespeare desires और Shakespeare wants. तो शेक्सपियर क्या चाहते हैं, पहले देखते हैं किससे चाहते हैं. from fairest creatures. फेयरेस्ट का जनरल मीनिंग होता है सुंदर, जो सबसे सुंदर हो. पर यहाँ सुंदरता का मतलब फिजिकल ब्यूटी नहीं है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं, शारीरिक रूप से ही सिर्फ सुंदर नहीं है. हियर ही मीन्स टू से द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ द नेचर.
जो बेस्ट नेचर जो है वो सभी प्राणियों को जन्म देती है, वेदर इट इज़ फ्लोरा और फोना और ह्यूमंस और अदर एनिमल्स, उनको बनाती है। एंड दिस वर्ल्ड, दिस क्रिएशन गोज ऑन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इतने सारे जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, जिनको नेचर ने बनाया है, और उनकी कंटिन्यूटी संसार में बनी रहती है। उनके किसके द्वारा? वो अपने ही उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के जैसे जो अन्य जीव हैं, हम वी कैन से, उनके रिप्रोडक्शन के द्वारा। एवरी क्रिएचर हैज दिस पावर टू रिप्रोड्यूस सेम स्पेशीज through himself or herself. So this is the process of reproduction and रिक्रिएशन। तो ये नेचर का एक प्रोसेस है जिसको नेचर बनाए रखना चाहती है। और अगर हम नेचर में भी देखते हैं कि अगर कोई प्लांट है और वो उसमें बहुत अच्छा अगर उसका फ्रूट है, तो ये माना जाता है कि उसका जो बीज होता है, जो सीड होता है, अगर उससे हम दूसरा प्लांट बनाते हैं तो वो भी उतना ही अच्छा होगा। तो जो एट्रीब्यूट्स, जो गुण उस प्लांट ने ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं अपने आप में, वो दो सेम एट्रीब्यूट्स shall be transferred to the next generation of that plant. The same thing is assumed for humans also. Humans के बारे में भी यही समझा जाता है कि जो बेस्ट क्रिएशंस हैं, बेस्ट क्रिएशन वी कैन अंडरस्टैंड, जो अपने फील्ड में मे बी दे आर डूइंग वेरी वेल, जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पा चुके हैं, जो बहुत रिफाइंड एंड पॉलिश्ड क्रिएचर्स हैं, वो मतलब है फेयरेस्ट क्रिएचर्स मीन यू कैन से द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ द नेचर। उनसे मैं चाहता हूँ, मैं, वी मीन्स शेक्सपियर, आई वॉन्ट from the best creations of the nature. And here he is addressing, Shakespeare is addressing a youth, that I consider you one of the best creations of nature. और मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? इंक्रीज, यू शुड इंक्रीज योर नंबर, यू शुड मल्टीप्लाई। क्योंकि किसी भी चीज़ को संख्या बढ़ाने का, इफ़ यू टॉक अबाउट एन एनिमेट बीइंग, कोई जीवित व्यक्ति की संख्या बढ़ाने का एक जो तरीका है वो रिप्रोडक्शन ही है। कोई भी जीव मशीन के द्वारा फैक्ट्रीज में नहीं बन सकता। इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय द सेम स्पीसीज, उनके ही द्वारा उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ शेक्सपियर कह रहे हैं कि ही डिज़ायर, ही वांट्स द यूथ, and that youth is one of the best creation of the nature, and Shakespeare wants from that youth that he should increase their number. Increase, you can say procreate, उनको अपने जैसी संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। दे शुड प्रोक्रिएट फ्यूचर जनरेशंस, क्योंकि इफ दे डोंट डू इट दे विल डाई एंड देयर जनरेशन विल एंड देयर। वो उनकी जो, जिसको वो बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर शेक्सपियर कह रहे हैं, तो जो भी एट्रीब्यूट्स वो अब तक पा चुके हैं, जो भी लेवल इंटेलेक्चुअल और परफेक्शन का जो एक लेवल वो अचीव कर चुके हैं, वो रिफाइंड लेवल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में यही आइडिया आ रहा है, दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। दैट देयर बाय मीन्स देयर फोर, इसलिए अगर वो संतान उत्पत्ति करते रहेंगे, दे विल कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग, अगर वो दे विल दे विल कंटिन्यू क्रिएटिंग फ्यूचर जनरेशन, अगर वो आगे अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे, तो क्या होगा? ब्यूटीज रोज, रोज हमको पता है कि इट इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर एंड इट इज़ सेड टू बी द, इट इज़ एपिटोमाइज्ड एज द सिंबल ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का एक प्रतीक है रोज। तो अगर आप अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे, तो यहाँ पे जो रोज़ है, इट इज़ नॉट, वी कैन से, यहाँ पर एक मेटाफर है, जो मेटाफर यूज़ किया है शेक्सपियर ने, और रोज़ की तुलना उन्होंने इस यूथ के साथ की है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ईयर मेटाफर हैज़ बीन यूज्ड।
तो अगर ये यूथ जो है, इफ ही विल बी क्रिएटिंग इट्स डिसेंडेंट्स, अगर वो अपने फ्यूचर जनरेशन्स को आगे बढ़ाएगा, तो हिज लाइन ऑफ रोज, या ये जो लाइन ऑफ परफेक्ट पीपल है, इट विल नेवर डाई। ये जो रोज है वो कभी मुरझाएगा नहीं। यहाँ रोज का मतलब आप समझ सकते हैं, शेक्सपियर का कहना चाहते हैं कि ये जो एक लाइन ऑफ खूबसूरती, या एक लाइन ऑफ ब्यूटी, या लाइन ऑफ एक्सीलेंस जो चली आ रही है, दैट इज अ मोर आई थिंक एक्यूरेट वर्ड। जो लाइन ऑफ एक्सीलेंस आ रही है, यानी कि जो बहुत श्रेष्ठ व्यक्तियों का एक श्रृंखला चली आ रही है, इट विल नेवर डाई, इट विल नेवर एंड, ये कभी टूटेगी नहीं। दिस रोज शेल कंटिन्यू टू ब्लॉसम फॉर एवर। ये जो रोज है, जैसा मैंने बताया, रोज की तुलना यहाँ उन्होंने यूथ से की है। एंड यूथ कैसा है, वो ही इज कैरिंग ऑन अ लाइन ऑफ एक्सीलेंस, एक श्रेष्ठता की जो श्रृंखला है उसको वो लेकर आ रहा है। एंड ही शुड नॉट स्टॉप इट, उसको उस श्रृंखला को रोकना नहीं चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि इफ दैट यू डजंट प्रोक्रिएट, डजंट रिप्रोड्यूस, अगर वो संतान उत्पत्ति नहीं करता है, तो दिस रोज शेल इवेंचुअली डाई। वो जो फूल है, क्योंकि एवरी फ्लावर इज शॉर्ट लिव्ड, और ये आइडिया शेक्सपियर के वी सी इन अदर पोएम्स ऑफ शेक्सपियर्स एज वेल। टाइम एंड लव में भी हमने देखा है कि उन्होंने सेम आइडिया, कुछ कुछ इससे मिलती हुई चीज़ें वहाँ पर भी कही हैं, दैट फिजिकल ब्यूटी शेल इवेंचुअली डाई। जो शारीरिक सुंदरता है वो कभी ना कभी नष्ट हो ही जाएगी। तो ये जो रोज़ है, या जो ये यूथ है, एवरी वंस लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, वो थोड़े ही समय के लिए होती है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो अगर इफ दे कीप ऑन रिक्रिएटिंग their future generation, their line of excellence और their line of perfection shall continue। ये आगे जो प्रकृति की भी एक श्रृंखला है वो आगे चलती रहेगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में देखिए, बट एज द राइपर शुड बाय टाइम डिजीज। राइपर मीन्स, राइप होता है जैसे पक जाना, फल जो होता है उसको, अगर वो जब कच्चा होता है तो उसको रॉ कहते हैं, RAW, और जब वो पक जाता है, जब वो खाने लायक हो जाता है, जब उसमें स्वाद आ जाता है, तो उसको कहते हैं राइप, RIPE। बट यहाँ राइप का से मतलब है वो व्यक्ति जो थोड़ा पक गया, मीन्स इज गेटिंग ओल्डर, जो अब बूढ़ा हो रहा है। क्योंकि अगर आप इस एनालॉजी को भी देखें, यहाँ भी जो है उन्होंने एक तरह से मेटाफरी यूज किया है। कोई फ्रूट है और उसके भी स्टेजेस होते हैं, पहले वो कच्चा होता है, ग्रीन होता है, फिर धीरे धीरे जब पकना शुरू होता है तो उसका कलर चेंज होने लगता है। और उसके बाद पकने के बाद अगर उसको ना तोड़ा जाए, अगर जिस पर्पस के लिए वो बना है उसको यूज़ ना किया जाए, तो भी वो, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बना रहेगा, इट विल इवेंचुअली वो गल कर गिर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ। तो इसी तरह हर व्यक्ति होता है, एवरी पर्सन इज़ लाइक दैट, कि इफ़ इट रीचेज सर्टेन लेवल ऑफ इट्स लाइफ, अगर वो अपने लाइफ में एक सर्टेन पीरियड तक पहुंच जाने के बाद ही और शी विल इवेंचुअली डाई, उनकी आखिरकार मृत्यु ही हो जानी है। शुड बाय टाइम मीन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे, वो धीरे धीरे उनका क्या होगा, डिजीज मीन्स डाई, दे शैल डिसीज, दे शैल डाई, दे शैल पैरिश, वो आखिरकार वो खत्म हो जाएंगे। और इफ दे हैड प्रोड्यूस्ड चाइल्ड, अगर उन्होंने अपने जैसे किसी बच्चे को उन्होंने जन्म दे दिया है, तो क्या होगा, हिज टेंडर एयर हो कहते हैं बेटा उत्तराधिकारी, या यहाँ डिसेंडेंट एक और वर्ड होता है उसके लिए, या उनका चाइल्ड, तो वो उनका जो भी एयर होगा उनके बाद जो आने वाला है, माइट बेयर हिज मेमोरी, विल बेयर का मतलब यहाँ समझिए कैरी ऑन, विल कंटिन्यू देयर मेमोरी, उसकी जो स्मृति है वो हमेशा इस संसार में बनी रहेगी, उसके जाने के बाद भी हिज और हर चाइल्ड विल कैरी ऑन देयर पेरेंट्स मेमोरी, उसकी स्मृति जो है वो संसार में उसकी संतान के द्वारा बनी रहेगी। तो ये आइडिया यहाँ शेक्सपियर दे रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।
In the next video, I will discuss the second stanza of this sonnet. Thank you.